अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप साहब? आज हमारा जिस जो टॉपिक है वो फाउंडेशन। लास्ट टाइम हमने फाउंडेशन के ऊपर की थी बात, जिसको हम खुदाई कहते हैं, आम लफ्ज़ों में खुदाई। ठीक है। खुदाई के बाद जो ऊपर जो फर्स्ट काम जो किया जाता है ठेकेदार की तरफ से, कंट्रैक्टर की तरफ से, उसको हम गैड़ा कहते हैं। बज्जर वगैरह, बज्जर गैड़ा, जो कि हमने उसकी बेस उसका मकसद ये होता है फाउंडेशन में गैड़ा डालने का कि एक तो जो नीचे मिट्टी होती है वो सीमेंट के साथ, या जब हम ईंटें वगैरह लगाते हैं उसकी जो अपनी जो कुछ उसके अंदर नुक्स वगैरह होते हैं, जैसे कि उसमें हम ये जो सेजल होती है उस चीज़ को हमने ज़ायल करने के लिए, ताकि जो पानी होता है मट्टी के अंदर, पानी का बहाव हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होता है। और जो पत्थर होते हैं, रेत होती है, सैंड वगैरह, ये जो होती है सैंड रेत जिसको हम कहते हैं, इसका इसमें ये पानी को सक कर लेती है और पानी को नीचे की तरफ खींचती है। गैड़ा वगैरह डालने का मकसद जो होता है फाउंडेशन में, बुनियादों में, उनका मकसद यही होता है कि अगर समटाइम पानी, अगर ज़मीन जो है, मट्टी जो है गीली है, उसके ऊपर एक लेयर बनाई जाती है। एक मकसद तो ये होता है कि वो जो सेजल होती है उसके असर को ज़ायल करने के लिए कि वो नीचे ही रहे, एक तय बांध जाए। दूसरा मकसद ये होता है कि हमने उस सतह को एक लेवल देना होता है, हमवार करना होता है, क्योंकि उनके ऊपर हमने ईंटें वगैरह लगानी होती हैं। ईंटें लगाने मकसद ये होता है कि उसमें एक वाटर लेवल होता है, वो लेवल निकल आता है कि जिसमें मिस्त्री हजरात जो होते हैं वो चुनाई वगैरह करते हैं, तो वो एक लाइन में ईंटें जो है सीधी लगती हैं। ठीक है। वो फिर एक सतह हमवार बन जाती है, हमवार सतह हो जाती है। फिर ईंटों का काम आसानी के साथ होता है। इसका मकसद, इसकी मिसाल को इस तरह है कि अगर हम जो ईंटें लगाते हैं, चिनाई का काम होता है, अगर एक तरफ लेवल, उसके एक तरफ एक ईंट आ रही है, दूसरी तरफ समटाइम दो ईंटें लग जाती हैं। ठीक है। और अगर वो दोनों ईंटें अगर हमने बराबर करनी है कि दोनों साइडों पे एक लेवल जो होता है, वाटर लेवल जिसको हम ये जो एक चीज़ होती है ये वाटर लेवल है, अगर हमने इसकी सतह को बराबर रखना है तो उस इसको यूज़ करते हुए एक ईंट का लेवल लाने के लिए, ताकि वो सतह हमवार हो, तो फिर हमें वो गैड़ा डालना पड़ता है। अगर मट्टी में कोई फ़र्क रह जाता है थोड़ा बहुत, सेकंड उसका फ़ायदा ये है कि हम उस मट्टी में उस गैड़े को इसलिए डालते हैं कि वो लेवल थोड़ा सा बेहतर हो जाए। और उसके बाद फिर हम ऊपर चुनाई शुरू करते हैं। चुनाई में ऑलमोस्ट लेवल क्लियर हो जाता है, ठीक हो जाता है। और एक तो गैड़ा ये डाला जाता है, एक समटाइम दूसरी जगह पे लीन भी डाली जाती है। लीन से मुराद है बजरी और सीमेंट रेत वगैरह मिक्स करके, ये जो बज्जर होता है ना, बज्जर के बाद एक और तय डाली जाती है लीन की। और मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ तरीके हैं, कुछ इलाकों में तो ये भी नहीं डालते। ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर तरीका होता है उसमें हम खुदाई करते हैं। खुदाई के बाद जो एग्जैक्ट तरीका है, एग्जैक्ट तरीके में हम सबसे पहले नीचे सैंड डालते हैं, रेत। रेत की तय 1.5 से 2 इंच डालनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर आप जो बजर होता है, मोटा जो पत्थर होता है, ठीक है, उसको डालना चाहिए, जस्ट खाली पत्थर को। उसकी कुटाई करके उसके ऊपर जो मसाला होता है, रेत और सीमेंट, उसको मिक्स करके वो ऊपर फिल कर दिया जाता है। फिर उसके कंपैक्टर के साथ खुदाई, उसके ऊपर कंपैक्टर के साथ हम कंपैक्शन कर देते हैं, जिसको कुटाई कहते हैं। पहले दुरमट यूज़ होता था, आजकल कंपैक्टर आता है। ठीक है। कंपैक्टर ऐसी एक मशीन होती है कि जिसके साथ वो कुटाई करने से नीचे जगह जो लेवल होता है मेंटेन हो जाता है, प्रॉपर हो जाती है। उसके अंदर जो नरमी होती है, उस जैसे मिट्टी नरम होती है, उसके ऊपर किसी चीज़ को, वजनी चीज़ को मारें तो वो उसकी सतह हार्ड हो जाती है। सेम इसी तरह कंपैक्टर का मकसद ये होता है कि अगर आपने बजट डाला है तो उस बजट की सतह को हमवार करने के लिए, प्लस उसको कंपैक्ट दबाने के लिए, ताकि वो जगह नरम ना रहे। ईंटें लगाएं तो ईंटें नीचे ना दनस जाएं, उस जगह को, सतह को हमवार करने के लिए कंपैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। कंपैक्टर ये काम करने के बाद, बजट डालने के बाद, उसके ऊपर एक लीन डाली जाती है। लीन से मतलब है आम बजरी जो होती है, बजरी सीमेंट रेत को मिक्स करके 1.5 से 2 इंच जो है वो बजरी की लेयर डाली जाती है। और इस ये आपकी उस हिसाब से थर्ड लेयर हो जाती है, जो कि आपको एक तो सतह हमवार करने में आपको मदद देती है,
प्लस आपकी जो क्यूरिंग होती है जो जिसको सेजल हम आम कहते हैं, वो सेजल समझो उसको असर को भी समटाइम ज़ायल करती है। माजर के साथ इन सारी बातों के अलावा एक आजकल जो तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, टर्माइट होती है, एक केमिकल इस्तेमाल होता है जो दीमक और इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक स्प्रे होता है जो ज़रात से मिल जाता है। उस स्प्रे को भी इस खुदाई करने के बाद वो मारा जाता है, उसके मारने के बाद ये सारा प्रोसीजर किया जाता है। ये आजकल यही चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन कर लेनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। और जो नहीं करते वो भी कोई मसला नहीं, लेकिन कर लेनी चाहिए। एक नई चीज़ आई है मार्केट में, बाहर तो यूज़ हो रही है ऑलमोस्ट काफ़ी अरसे से हो रही है, पाकिस्तान में तकरीबन 15-20 साल हो गए हैं, ये बड़े शहरों में आई हुई है। लेकिन टर्माइट को अगर आप लोग बेसमेंट में या खुदाई में फाउंडेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बेहतर ही है, उसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, फ़ायदा ही होगा मार्ग को। वो इस्तेमाल कर लें। उसके बाद ये सारा जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, रेत डालें, रेत के बाद बज्जर, बज्जर के बाद लीन जो होती है वो डाल लें। लीन डालने के बाद उसकी सतह को भी सेम उसी तरह कंपैक्टर के साथ ऊपर हल्का सा लेवल कर लेना है। कंपैक्टर चलाने से वो सतह हमवार हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। और अमूमन ये होता है तरीका का कि मिस्त्री उसी दिन ये ऊपर चिनाई शुरू कर देते हैं, जबकि इसका बेहतर तरीका ये है कि आप जिस दिन ये लीन डाल लेते हैं, बज्जर वगैरह गैर डालने के बाद इसको नेक्स्ट डे स्टार्ट करना चाहिए काम को। और जबकि मिस्त्री जो होते हैं वो उसी दिन, क्योंकि उसमें उसके बॉन्ड सिस्टम होता है, सीमेंट रेत बजरी का एक बॉन्ड सिस्टम होता है, वो उसको कम से कम 24 घंटे चाहिए होते हैं। तो मिस्त्री हजरात उसी दिन वो बॉन्ड सिस्टम जब उसका प्रोसीजर कंप्लीट होता है तो वो जगह हार्ड हो जाती है। उस हार्ड होने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी चिनाई वगैरह जो कुछ भी है हर चीज़ बेहतर तरीके से होती है। अगर टेक्निक से चलेंगे, टेक्निकल तरीके से चलेंगे तो बेहतर होगा। अगर आप लोग टेक्निकल तरीके से जो लोग नहीं चलते, गलतियां हो जाती हैं अक्सर। अक्सर आपने सुना होगा कि उसकी दीवार बैठ गई या उधर से ये मसला हो गया। हर चीज़ को, हर पॉइंट को अगर आप टेक्निकल तरीके से करेंगे तो कभी भी आपका मकान बैठेगा नहीं, कभी भी दीवारों में क्रैक्स नहीं आएंगे। ठीक है। आज के दिन के लिए फाउंडेशन में जो गैड़ा वगैरह डाला है इसी हिसाब से था, इतना ही टॉपिक था। कुछ चीज़ें मैं फिर बार बार बोलूँगा कि मेरा चैनल और मेरा वीलॉगिंग मैंने स्टार्टअप किया है। अगर कुछ इसमें कुछ गलतियाँ, कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई मेरे बोलने में कोई हिचकिचाहट, कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। और कोशिश करूँगा कि मैं बेहतर से बेहतर करूँ। आज के वीलॉग में मैंने जस्ट आपको गैड़ा और ये बजर वगैरह डालने का और लीन वगैरह डालने का ही बताना था। नेक्स्ट में मैं आपको जो उसकी फाउंडेशन में जो सबसे पहले जो काम होता है, ब्रिक मैसनरी वर्क। ब्रिक मैसनरी का मतलब कि ईंटें लगाने का जो होता है वो क्या प्रोसीजर है, ईंटें लगाने और साथ ही कॉलम का भी होता है काम, स्टील स्ट्रक्चर आरसीसी का काम भी होता है। ठीक है, जिसे आम लफ्ज़ों में हम जाली कहते हैं, जाली और उसके पैर बनाने, वो काम वो सुबह इंशाल्लाह मैं आपको फर्स्ट तो पहले मैं आपको ब्रिक मैसनरी का बताऊंगा, उसके बाद साथ थोड़ा बहुत मैं आपको कॉलम का भी बता दूंगा, जो नीचे हमने कॉलम खुदाई करते हैं उनका भी साथ ही बता दूंगा। कोई बात समझ ना आई हो, कोई राय देनी हो, मेरा बताने में कोई फ़र्क हो तो वो भी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मैं इस मामले में भी एक स्टूडेंट ही हूँ वीलॉगिंग में। जो मेरे जहन में आता है, जो मैंने सीखा है वो मैं आप भाइयों तक पहुँचा रहा हूँ। कोई मिस्टेक हो, कोई गलती, कोई ऐसी चीज़ हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन फील्ड के मुताबिक जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो करेक्ट हैं। आप उस हिसाब से काम करेंगे, करवाएंगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कोशिश कीजिएगा जो भी आइंदा मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा उनके अंदर एक चीज़ आपने ठीक रखनी है। इसमें आपका सबसे बेस्ट चीज़ होगी कि आपने आर्किटेक्ट हायर करना है, डिज़ाइनर। आर्किटेक्ट के बगैर आपने कभी भी काम नहीं करवाना। आर्किटेक्ट वो एक बंदा है जिसकी वजह से आप अपनी इमारत को एक अच्छा और परफेक्ट बना सकते हो। अगर आप बनावटी, ये जो आजकल ठेकेदार कंट्रैक्टर हैं, ये कभी भी आपकी इमारत को वो पायदारी नहीं दे सकते, कभी भी। तो प्लीज़ इन बातों पे भी साथ साथ गौर कीजिएगा कि आप लोगों की इमारतें कैसे ख़राब होती हैं, उनके अंदर बेसिक जो उसके अंदर नुक्स आते हैं, नकाइस आते हैं, वो किस वजह से आते हैं। वो बेसिकली आपकी गलत चॉइस होती है। गलत चॉइस से मुराद है कि जो कंट्रैक्टर होता है उसने तो ज़ाहिर बात है काम करना है, जिसको हम ठेकेदार कहते हैं। ठेकेदार बुरा नहीं, लेकिन ठेकेदार बुरा तब है जब वो ठेकेदार अकेला काम करे। जब आप उसमें सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट कोई भी साथ शामिल करेंगे तो आपकी इमारत
में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन बातें फिर वही आ जाती हैं कि जैसे हम कोई अपने लिए बाहर से कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, तो हम उसको बड़ी तहकीक के बाद ख़रीदते हैं। सेम इसी तरह जब आप अपना घर बनाने लगें तो उसके अंदर कंट्रैक्टर, ठेकेदार और इंजीनियर, इसकी भी तहकीक किया करें। आजकल मार्केट में हमारे बहुत बड़ा मसला ये है कि जिसने भी 3 साल का कोर्स किया या डिग्री ली है, वो आते साथ आर्किटेक्ट और प्रोफेशनल बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, कम से कम उस आर्किटेक्ट को, डिज़ाइनर को, या जो भी है, उसको कम से कम फील्ड में 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि अगर कोई डिज़ाइनिंग में कोई फ़र्क रह गया है या अगर उसके लेवल में फ़र्क है, वो क्यों फ़र्क है। वो उस कंट्रैक्टर को, उस डिज़ाइनर को, उस आर्किटेक्ट को, सिविल इंजीनियर को तब तक नहीं पता चलेगा जब तक उसने फील्ड में फिजिकली काम ना किया हो। आजकल जो भी डिग्री कर रहा है वो फील्ड में आके अपना ऑफिस बना के बैठ जाता है और हर एक बंदे को मशवरे देता है। लेकिन बुरी चीज़ नहीं है, उसने चलो थ्रेटिकल तो पढ़ा होता है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली फील्ड के अंदर कोई 3-4 काम अगर खुद करवा लेता है फिजिकली, तो वो डेफिनेटली वो फिर चीज़ बेहतर ही होगी। लेकिन उसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको हायर करते हैं। वो आपने अपना घर अगर अच्छा बनवाना है, उसमें अच्छी तहकीक करें, एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस पर्सन को चूज़ करें। और मार्केट भरी हुई है, ठीक है। अब चॉइस आपके पास है, आपने अच्छा कंट्रैक्टर, अच्छा ठेकेदार। हमारे ज़्यादातर मामलात ऐसे होते हैं हम लिंक बेस पे काम करते हैं। मतलब है कि माजर के साथ थोड़ा सा मैं ऐड करता हूँ कि कहते हैं कि वो साडा फलाना रिश्तेदार है, ਉਹਦੀ कोठी वो फलाने ठेकेदार बनाई है, उन्होंने बुला लो। ये जो कंसेप्ट है ना, इसको प्लीज़ ज़ाइल करें, इसको ख़त्म करें। कोई प्रोफेशनल आर्किटेक्ट है, उसको हायर करें। इन आर्किटेक्ट लोगों के पास ही कंट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, सारा कुछ होता है। आप कोशिश करके उन्हीं को ही अपना प्रोजेक्ट दें, वही ऑल इन वन हो, वही डील करें। बाकी जो आपके माबैन लेबर रेट है या विद मटेरियल जो भी बात तय होती है, वो चलो पेपर वर्क हो जाता है। लेकिन कोशिश करें जब भी घर का ड्राइंग बनानी है, जिससे उससे ही राय लें, उससे ही कंट्रैक्टर भी लें, सारा कुछ उसी के साथ करें तो वो बेहतर है। जितने भी आपके इर्द गिर्द, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, ठेकेदार विजनरी नहीं होता कभी भी, उसके दिमाग में कभी भी विजन नहीं आएगा। ठेकेदार हमेशा एक बंद कमरे की मिसाल है कि वो उसने उस बंद कमरे में रहना है। और डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर वो बंद कमरे में नहीं रहता, उसने दुनिया में घूमना होता है। कम अज़ कम मैं पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ, अगर कोई आर्किटेक्ट होगा, डिज़ाइनर होगा, सिविल इंजीनियर होगा, कम से कम लाहौर तक तो गया होगा, इस्लामाबाद तक गया होगा, कराची तक गया होगा, उधर उसने अपनी जॉब की होगी, प्रोफेशनलिज्म उसने दिखाया होगा। और उधर से फिर, क्योंकि ये लोग होते हैं जो डिज़ाइन आर्किटेक्ट होते हैं, ये समझे कि नई से नई चीज़ क्रिएट करते हैं। और जो क्रिएट करते हैं वो इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इम्प्लीमेंट से मुराद है कि ये नहीं कि वो जो आपको आइडिया देंगे तो वो बनेगी, नहीं, वो चीज़ बनेगी भी। और साथ अगर सिविल इंजीनियर ऐड हो जाए तो वही इम्प्लीमेंटेशन फिर सिविल इंजीनियर साथ, ये ग्रुप वर्क होता है। और जब वो दोनों चीज़ें वो मिलके वो बन जाती हैं, तो वो फिर आगे कंट्रैक्टर को हायर करते हैं, ठेकेदार को। वो फिर ठेकेदार को बताते हैं और वो चीज़ उसके मुताबिक फिर बनती है। आजकल भी आप गांव में, देहातों में चले जाएं तो उधर उन्होंने कोठियां तो बना दी हुई हैं ठेकेदारों ने, लेकिन उसके अंदर उन्होंने वो पायदारी वो नहीं है। उन्होंने मतलब एक किस्म का टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, पैसों का ज़या करवाया हुआ है। कोशिश करें आप कंट्रैक्टर के साथ रहें, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि आप एक सिविल इंजीनियर ज़रूर हायर करें। और अगर टोटल कॉस्ट अगर आपकी 10 मिलियन भी आती है ना एक घर पे, तो मेरे ख्याल में अगर 1 लाख रुपया भी अगर आप दे देंगे ना उसको, इंजीनियर को, काम के कंप्लीट होने तक, वो आपको काफ़ी लाखों की बचत भी करवाएगा। और वो आप उससे बात भी करेंगे तो वो आपको बाद में लिख के भी बताएगा कि इधर इधर मैंने आपके पैसों की बचत करवाई है। लेकिन ये एतमाद होता है। ठेकेदार हमारे भाई हजरात ऐसे हैं कि वो जिधर एक दफ़ा किसी इंजीनियर को देख लें तो वो कोशिश करते हैं कि इंजीनियर इधर से स्किप हो। तो कोशिश किया करें कि वक्त बदल गया है। अगर हम अपने बच्चों को बीकन हाउस की तालीम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट स्कूल से उठा के बीकन हाउस की, तो फिर उनको उसी लेवल का फिर आप घर भी उनको दें और उसी माइंड का बंदा भी लेके आएँ। क्योंकि कल को घरों में उन बच्चों ने बैठना है, कल को ये मिसाल ना दें कि हमारे वालिद ने ऐसे घर बनवा दिया। अगर आप वो मॉडर्न बच्चों को मॉडर्न तालीम दे रहे हैं, दौरे जदीद दौर के मुताबिक तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, तो फिर उनको उस मियार की अगर घर बनाना है तो वो भी उसी मियार का बनवा के दें।
और इसमें डजेंट मैटर कि वो बजट बहुत ज़्यादा था, बजट कोई ज़्यादा नहीं होता, ये हमारे अपने दिमाग की एक गेम है कि अगर हम इंजीनियर को लाएंगे तो वो जनाब बहुत ज़्यादा पैसे लगवाएगा। नहीं, ये गलत बात है। कभी भी इंजीनियर जो होगा प्रोफेशनल, वो आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगवाएगा, ये बात पक्की है। जो प्रोफेशनल इंजीनियर होगा वो कभी भी आपके पैसे ज़्यादा नहीं लगवाएगा, और जो पैसे ज़्यादा लगवाएगा, मैं कम अज़ कम मैं इंजीनियर नहीं कहता, ठीक है। लोगों की राय होगी, हो सकता है मेरे साथ इख्तलाफ भी हो, लेकिन जो इंजीनियर है वो, इंजीनियर किसको कहते हैं, वो नई से जिद्दत भी लेके आए और कम खर्च में आपकी एक चीज़ अच्छी सी बना दे। और जो लोग अगर फील्ड में आना है, जिनकी मैंने आपको मिसाल दी है, 3-3 4-4 माह या 6 माह अपनी डिग्री करने के बाद फील्ड में बैठ जाते हैं, उनके पास तो एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस के लिए तो आपने डिस्कवर करना है सारा कुछ, आपने 5 साल 6 साल 10 साल आपने बाहर फील्ड में एक्सपीरियंस लेना है। जब आपके पास एक्सपीरियंस आएगा तो फिर आप जो इम्प्लीमेंटेशन करोगे उसमें कॉस्ट कंट्रोल होगी, खर्चा कंट्रोल होगा। और खर्चा कैसे कंट्रोल होगा, जब आप फील्ड में निकलोगे। टॉपिक काफ़ी लंबा हो गया, माजरत के साथ सिर्फ शॉर्टली यही बोलूँगा, जो आज आपने फाउंडेशन का मैंने आपको बताया वो प्लीज़ कोई गलती हुई हो सॉरी, वो मुझे बताइएगा। और कोई चीज़ की समझ ना आई हो वो पूछ लीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और दूसरे जो भी भाई ये जो मैंने आपको बोला है उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम ज़्यादातर ये गलती या मिस्टेक जो होती है ना हमारे बुज़ुर्गों से होती हैं, वो अपने लिंक और ताल्लुकात जो होते हैं उनके उनकी बुनियाद पे वो ये गलती कर बैठते हैं। लेकिन वो काम जब हो जाता है उसके 5 साल के बाद जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ वो फिर नुक्स वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बाकी अल्लाह ताला सबको सही फ़ैसला करने की तौफीक दे। आज तक के लिए इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।